तो आज के क्लास में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। और प्रोबेबिलिटी में हमने पहले क्लास में जो क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था या बेसिक डिस्कशन था, वो क्लास 11th का था। और जो हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ था उसी के बारे में था। और आज शाम को 6 बजे वो वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा, तो उस वीडियो को जरा देख लेना, ताकि आज के वीडियो से मतलब जो नेक्स्ट वीडियो से आपको समझ में आ जाए या आज की क्लास से आपको समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसी के नाम से ही हमें पता चलता है। अब थोड़ा बेसिक अगर हम बात कर ले, प्रोबेबिलिटी होता क्या था। अगर हमारे पास कोई भी एक इवेंट है ए, कोई भी अगर हमारे पास इवेंट है ए, देन मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बोलता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये होता था टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये आपका होता था क्या, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो होता है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब जहां पे प्रोबेबिलिटी के साथ कोई भी एक कंडीशन आ जाए, ठीक है। अब कंडीशन अगर आता है तो यहां पे जनरली दो इवेंट के बारे में हम बात करते हैं। जब दो इवेंट का कोई बीच में रिलेशन हो, तब जब दो इवेंट गिवन है और उनके बीच में कोई रिलेशन मौजूद है, तो उसी चीज में किसी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब अगर मान लो यहां पे दो इवेंट है ए एंड बी आर टू इवेंट्स, क्या है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स अगर है, देन अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड, अब इसको क्या पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड। अब देखो यहां पे समझ नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से हमें आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड, इसी को हम क्या रीड करते हैं, बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड। और इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब दो इवेंट होते हैं। और यहां पे क्या बोल रहा है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका होता है, बी ऑकर्ड, बी जब हो चुका होता है, तब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है। और बी यहां पे क्या है, बी एक अलग इवेंट है, और ए और बी दोनों क्या है, और दोनों के बीच में कोई रिलेशन जरूर मौजूद होगा। तो उसी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये होता है, ठीक है। अगर इसका उल्टा मैं कर दूं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P व्हेन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कैसे याद रखेंगे, कोई भी दो इवेंट हो, अगर दोनों में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है तो दोनों का यूनियन निकाल लो और उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो, डिवाइड कर दो जब हो चुका होता है, बी ऑकर्ड जो इवेंट हो चुका होता है उसका प्रोबेबिलिटी निकाल के डिवाइड कर दो, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले से अब कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, और वही मेन चीज हमें समझना है, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन पे चलेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, अब देखो यहां पे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। एक तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा जहां पे आपको इवेंट का सेट गिवन हो गया होगा और आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला होगा, यह आसान पड़ता है,
ठीक है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, मतलब स्टेटमेंट में क्वेश्चन होगा, वहां पे कैसे सॉल्व करना है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम आराम से करेंगे और समझेंगे कि कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला है, ए फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। क्या क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 3 5, बी बोला है 2,3 और सी क्या इवेंट है 2 3 4 5। अब इस इवेंट्स में ये जो नंबर लिखे हैं 1 3 5 2 3 2 3 4 5, ये सब क्या है, जब हम डाई को रोल करते हैं, डाई मतलब लूडो का वो जो गोटी होता है ना, उसको जब रोल करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम क्या क्या है, हमारा जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 के 6 आउटकम आ सकते हैं। अगर डाई रोल करते हो तो आइदर 1 मिल सकता है, या फिर 2 मिल सकता है, या फिर 3 मिल सकता है, या फिर 4 मिल सकता है, या फिर 5 या फिर 6 मिल सकता है ना। वैसे ही इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब सैंपल स्पेस में कुछ अगर इवेंट्स आपको गिवन है तो सैंपल, ये जो सारे इवेंट्स हैं ये इसके सबसेट होते हैं। ठीक है, ये सब मैंने लास्ट क्लास बताया हुआ है, समझाया हुआ है, तो वीडियो अच्छे से देख लेना, नहीं तो फिर यहां पे जो बता रहा हूं वो ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस है। अब क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन बी ए ऑकर्ड। चलो निकालते हैं। तो पहले सॉल्यूशन में आते हैं। पहला चीज हमें क्या बोला है बीटे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। वैसे ही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड निकालूं तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये निकालना है। ठीक है, तो पहले हमें ए यूनियन बी क्या होगा वो निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा वो निकालना है। चलो, तो यहां पे मैं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेता हूं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका क्या इवेंट है 1 3 और 5। ठीक है, और 1 3 5 टोटल कितना क्या हो गया, कितने आउटकम्स हो गए, 3 आउटकम्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं एक डाई रोल करने पे, 6 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 होगा। सिंपल, कुछ नहीं, इसमें इवेंट्स गिवन है, इसको इसमें जितने नंबर ऑफ इवेंट्स गिवन है उसको इसके साथ टोटल नंबर ऑफ आउटकम के साथ डिवाइड कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका है 2 और 3, और यहां पे सैंपल स्पेस में कितना है 6, 2 और 3 एलिमेंट्स है, तो कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। चलो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या है, यूनियन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन चीज होता है। कॉमन चीज यहां पे क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है, तो 3 बाय कितना हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं, कितना कॉमन है, क्या क्या एलिमेंट कॉमन है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, तो कितना कॉमन है, एक ही कॉमन है, तो 1/6 ये हो गया। ठीक है, वैसे ही 1/6 कैसे हुआ, एक कॉमन था और प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ए यूनियन बी का, तो 6 हमारा क्या है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी, चलो इतना मिल गया। अब यहां पे हमें सारा चीजें मिल गया है, यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया 1/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया 1/3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 3/1 विच इज इक्वल टू 1/2। ये आपका क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड। कुछ नहीं है, सिंपल वैल्यूज पुट करना है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 1/6 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2। सॉल्व कर लो, 1/6 इंटू 2/1 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 1/3 ये बचा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड कितना हो गया 1/3। समझ आया यहां तक, सॉरी
मैंने यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा है, हाँ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनियन नहीं, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, सॉरी इंटरसेक्शन होगा, हाँ सॉरी फॉर्मूला गलत लिखा हुआ था। इसके पहले वाले में जब फॉर्मूला लिखा हुआ था ना उसको भी चेंज कर देना। क्या फॉर्मूला था? ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी मैंने गलत फॉर्मूला लिखा था। चलो लिख लो। चलो नेक्स्ट चीज आपको यहां पे क्या बोला है, बी में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी ऑकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी ऑकर्ड मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और दूसरा बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए ऑकर्ड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे यहां पे चाहिए तो उसको ही रखता हूं, बाकी सब मिटा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे हमें और क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मेरा कितना हो जाएगा, सी में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 4 बाय कितना हो जाएगा टोटल सैंपल स्पेस 6 विच इज इक्वल टू 2/3। ये हो गया। और एक दूसरा चीज हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी मेरा कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन क्या क्या है ए इंटरसेक्शन सी में, ए और सी में कॉमन क्या क्या है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। यहां पे भी 3 मौजूद है, 5 मौजूद है और यहां पे भी 3 है और 5 है। तो कितना हो गया 2/6 मतलब 1/3। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू सारा पुट कर दो। तो ए इंटरसेक्शन सी में कितना हो जाएगा 1/3 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा 2/3 विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया। वैसे यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/3 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 1/2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 2/1 विच इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, जब ये डायरेक्ट गिवन होगा तो करना बड़ा आसान है। ठीक है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, उसको निकाल लेना, उसको समझ लेना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस मतलब 2 कॉइन को एक बार टॉस किया गया, मतलब 2 हाथ में कॉइन रखा गया और दोनों को टॉस किया गया एक साथ। ठीक है, बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ए ऑफ एफ ऑकर्ड। और ई यहां पे क्या गिवन है, ई डिक्लेयर किया कि ई क्या है नो टेल अपीयर और एफ क्या है नो हेड अपीयर। चलो तो पहला चीज हमें क्या करना है, इसका सैंपल स्पेस निकालना है। अब कॉइन का सैंपल स्पेस निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हुआ करता था, सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग ए कॉइन। इसका फॉर्मूला क्या होता था 2 to the power n। अब देखो यहां पे 2 कॉइन एक बार टॉस करो या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करो, बात वही है, सैंपल स्पेस उतना ही निकलेगा। ठीक है, तो क्या होता है सैंपल स्पेस का फॉर्मूला क्या है 2 to the power n। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स आपने टॉस किया। अब देयरफॉर कितना बार यहां पे टॉस किया गया, कितना कॉइन टॉस किया है 2। अगर मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस करता हूं तब भी n का वैल्यू मेरा 2 ही आएगा। यहां पे अगर मान लो 3 कॉइन एक साथ टॉस किया गया या फिर एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, उसका मतलब भी वही सेम है। ठीक है, डिटेल में सैंपल स्पेस कैसे निकाला जाता है, डाई का हो गया या फिर कॉइन का हो गया, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, बोला हुआ है, उसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि उसमें हमने पूरा 11th क्लास एक ही वीडियो में पूरा रिवाइज किया हुआ है और जो जो यहां पे जरूरत है उस चीज को रिवाइज किया हुआ है, क्योंकि 12th का जो प्रोबेबिलिटी है वो 11th का ही कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, तो उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, क्योंकि मुझे पता है याद नहीं होगा, थोड़ा बहुत याद होगा तो उसको देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस यहां पे कितना हो जाएगा 2 to the power n। तो देयरफॉर कितना हो गया 2 to the power 2 विच इज इक्वल टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें कितना मिलेंगे,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें 4 मिलेंगे। अब 4 क्या क्या मिलेंगे, तो सैंपल स्पेस में हमें क्या क्या मिल जाएगा, एक होगा हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल। ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, ये टोटल आपका सैंपल स्पेस बनेगा। चलो अब यहां पे मुझे क्या पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ P व्हेन E व्हेन F ऑकर्ड। मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये निकालना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना होगा, पहले ही वो निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या है, नो हेड अपीयर, कोई भी हेड नहीं आया। कोई भी हेड कहां पे नहीं आ रहा है, इस वाले में, टेल टेल में नहीं आ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F मेरा कितना हो जाएगा, नो हेड अपीयर, तो 1/4 ये बन जाएगा। कैसे 1/4 सर, टोटल कहां पे हेड नहीं आ रहा है, सिर्फ टेल टेल में। यहां पे हेड आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एक एलिमेंट ऑफ द होल सैंपल स्पेस। होल सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्स है, 4, तो 1/4, तो 1/4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल अपीयर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब इंटरसेक्शन में पहले E इंटरसेक्शन F निकालते हैं। E इंटरसेक्शन F हमारा कितना हो जाएगा, अब E क्या है, E F क्या होगा, F हमारा सिर्फ टेल और टेल, यही आता है ना। F क्या है, नो हेड अपीयर, ये वाला। वैसे ही E हमारा क्या होगा, नो टेल अपीयर, टेल कहां पे नहीं आ रहा, हेड कॉमा हेड, H कॉमा H यहां पे ना। तो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F मेरा कितना होगा, कोई भी कॉमन है यहां पे इन दोनों में, सॉरी ये कॉमन नहीं है, यहां पे सिर्फ हेड हेड एक साथ, तो कोई भी कॉमन यहां पे मौजूद नहीं है, तो E इंटरसेक्शन F मेरा कितना हो जाएगा, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F मेरा क्या हो जाएगा, 0/4 विच इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे सारा वैल्यूज डाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F मेरा कितना हो गया, 0 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F मेरा कितना हो गया, 1/4 विच इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F ऑकर्ड मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। समझ आया या नहीं आया। चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, यहां से हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां पे हमें स्टेटमेंट को समझना होगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए वहां पे तो हमें कुछ कुछ चीजें गिवन थी, यहां पे हमें कुछ गिवन नहीं है, बस स्टेटमेंट में गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में यहां क्या बोला है, ए कपल हैज 2 चिल्ड्रन, मतलब एक कपल का 2 बच्चे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, जो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, दोनों बच्चे क्या हो, उनके लड़के हो, बॉय हो, इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय। जब यह हमें पता है जो ओल्डर चाइल्ड है, मतलब जो बड़ा वाला लड़का है या बच्चा है, वो क्या है, एक लड़का है। ठीक है, अब तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना किस बात का है, कि दोनों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, दोनों लड़के या दोनों बच्चे क्या हो, लड़के ही हो। तो पहला चीज इसमें सैंपल स्पेस निकालते हैं सॉल्यूशन में। तो सैंपल स्पेस मेरा क्या हो जाएगा, इसको समझते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, जो जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। अब यहां पे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं ना। अब 2 बच्चों में जनरली हम क्या मानते हैं, लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकता है। ठीक है ना, लड़का और लड़की हो सकता है। तो मान लो पहला वाला उनका लड़का हुआ B1 और दूसरा वाला भी लड़का हुआ B2। ठीक है, 2 लड़के हुए। दूसरा क्या हो जाएगा, पहला वाला लड़का हो जो बड़ा वाला है और दूसरा वाला लड़की हो जाए। सर यहां पे क्वेश्चन में तो लड़की गिवन नहीं है। अरे लड़की गिवन नहीं है, लेकिन हो तो सकता है ना लड़की। सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो बन सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है, वो हमें निकालना है। सैंपल स्पेस का मतलब वही होता है। तो हमें ये तो है ना कि लड़की हो सकता है,
तो पहला वाला क्या हुआ, दोनों जब लड़के हो, मतलब पहला वाला लड़का 1 इसलिए क्योंकि वो पहले में आता है और 2 इसलिए वो बाद में आ रहा है। तो पहला वाला लड़का दूसरा वाला भी लड़का, दूसरा क्या हो सकता है, पहला वाला लड़का दूसरा वाला लड़की, और क्या हो सकता है, पहला वाला लड़का दूसरा वाला लड़का, सॉरी पहला वाला लड़का दूसरा वाला, उल्टा बोल रहा हूं, पहला वाला लड़की दूसरा वाला लड़का, या फिर दोनों लड़कियां G1 G2। ये टोटल आपका क्या है, ये आपका सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस मतलब ये सारे कंडीशन होते हैं, इसके अलावा और कुछ कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होगा। क्या, फिर से समझते हैं क्या क्या हो सकता है, पहला वाला लड़का हो सकता है, दूसरा वाला भी लड़का हो सकता है। दूसरा नेक्स्ट और क्या कॉम्बिनेशन है, पहला वाला लड़का दूसरे वाली लड़की, मतलब बड़ा लड़का छोटी लड़की, ये भी हो सकता है बड़ी बहन और छोटा लड़का छोटा भाई, और क्या हो सकता है दोनों बहनें, दोनों लड़कियां हो सकती। तो इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कपल का 2 ही बच्चे हैं। ठीक है, चलो अब यह हो गया आपका रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। अब यहां पे क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, both the children are boys if it is known that the older child is a boy। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लेता हूं, 2 इवेंट लेता हूं, ए और एक बी। ए क्या इवेंट है, ए मैं उस इवेंट को डिक्लेयर करता हूं कि पहला लड़का उनका क्या है, बॉय है, ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय, फर्स्ट चाइल्ड इज ए बॉय, चाइल्ड इज ए बॉय। ठीक है, ये मैंने इवेंट लिया। और बी मेरा दूसरा इवेंट है, बी क्या है, बोथ आर बॉयज। वही तो निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, तो बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज। आर बॉयज, तो हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड। समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, वही निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज। दूसरा क्या निकालना है, कब, जब ये पता हो कि जो बड़ा वाला बच्चा है वो क्या है, एक लड़का है, तो व्हेन ए ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? चलो, तो अब पहले निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्या होगा, ए क्या है, फर्स्ट चाइल्ड इज ए बॉय। फर्स्ट चाइल्ड बॉय कहां कहां हो रहा है, एक ये और एक ये दोनों कंडीशन है ना, जहां पे पहला वाला क्या है, बच्चा लड़का है, तो क्या हो जाएगा 2/4 विच इज इक्वल टू कितना, 1/2। ये हो गया। और दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी मेरा कितना हो जाएगा, अब ए इंटरसेक्शन बी वो ये निकालते हैं, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना, हाँ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे जरा देखते हैं। ए में जब दोनों क्या हो, फर्स्ट चाइल्ड इज ए बॉय, तो मतलब ये और ये, मतलब B1 B2, दूसरा B1 G2 ये होगा। और B क्या होगा, B क्या है, बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉय। बोथ द चिल्ड्रेन बॉय कहां पे, सिर्फ एक ही, B1 B2। तो A इंटरसेक्शन B, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन क्या होता है, कॉमन क्या है, ये और ये, तो टोटल कितना कॉमन है, 1। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा कितना हो जाएगा, 1 बाय टोटल आउटकम 4 आ गया, 1/4। यहां तक समझ में आया? चलो अब यहां पे वैल्यूज डाल देना है बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2/1 विच इज इक्वल टू 1/2। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं है?
इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो अब मान लो ये वाला क्वेश्चन गिवन है, डाई का क्वेश्चन है। क्या बोला है? ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाई को 2 बार फेंका गया। तो पहला चीज, हम जब 2 बार फेंका गया तो उसमें आउटकम्स कितना होंगे, क्या क्या होंगे, वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे मैं फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, इस वाले बोर्ड पे लिख के बता दे रहा हूं। जब कोई भी डाई, जैसे कॉइन के लिए क्या था 2 to the power n, तो डाई के लिए क्या होता है 6 to the power n। 6 to the power n मतलब n की जगह पे क्या होगा, कितने बार आप रोल कर रहे हो। तो मैक्स टू मैक्स आपको 2 बार दे सकता है अगर आपको सैंपल स्पेस चाहिए। देन अगर नहीं चाहिए हो रहा है क्वेश्चन में, देन बहुत बार दे सकता है, 4 बार दे सकता है, 5 बार दे सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रख लेना, क्या 6 to the power n होता है। लेकिन यहां पे हमें 2 बार चाहिए, तो 6 to the power 2 मतलब 36। तो सैंपल स्पेस मेरा कितना हो जाएगा? अब देखो सैंपल स्पेस निकालते कैसे हैं कॉइन के लिए, 1,2 सॉरी 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। ठीक है, ऐसे ही 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 और 2,6 ऐसे ही चलते जाएगा। लास्ट में आपको यहां पे क्या मिलेगा, 6,6 मिलेगा। कैसे निकालते हैं ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया हुआ है, देख लेना। ठीक है, तो यहां पे अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो अगर आपके दिमाग में होगा तो आसान हो जाएगा। यहां पे हम उसी को इस्तेमाल करके करेंगे। अब सैंपल स्पेस में पूरा लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि बिना सैंपल स्पेस के भी आराम से हो जाएगा, समझ लो। क्या है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपियर्स टू बी ऑब्जर्व अपियरिंग इज टू बी ऑब्जर्व टू बी 6। मतलब जब दोनों डाइस रोल किया गया तो 2 डाइस में 2 नंबर आए, और 2 नंबर को जब ऐड किया गया तो क्या मिल रहा था, 6 मिल रहा था। ठीक है, तो ऐसे क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। तो यहां पे सॉल्यूशन में मैं एक इवेंट लेता हूं, ए सम ऑफ 2 डाई या सम ऑफ 2 नंबर्स क्या है, 6 है। और ऐसा कब कब हो सकता है, 1,5 अगर हो, देख लो 1,5 6 आता है, 1,5 ये बन सकता है। दूसरा और कहां पे आएगा, वैसे ही 2,4 में आएगा, वैसे ही 3,3 3 ऐड करो 6 होता है, 2 और 4 ऐड करो 6 होता है, 1 और 5 ऐड करो 6 होता है। वैसे ही और कहां आ जाएगा, फिर 4,2 आ जाएगा, है ना। बोलो सर 2,4 तो है, हाँ पहले डाई में 2 आया, दूसरे डाई में 4 आया। ऐसा भी हो सकता है पहले डाई में 4 आए, दूसरे डाई में 2 आए, वो भी बन सकता है। ठीक है, 4,2 फिर 5,1 ये बन सकता है। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है, जरा सोच के बताओ। नहीं बन सकता, इसी क्योंकि डाई में तो यही है। आप चाहो तो सैंपल स्पेस लिख के देख सकते हो। इसके अलावा क्योंकि डाई में 6 इधर 1 से 6 तक आ सकता है ना। अब अगर 6,1 आप बोलो 6,1 दोनों को ऐड करो 7 आएगा, ठीक है ना। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जो ऐड करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। चलो ये आ गया। तो मतलब ये सारे 1 2 3 4 5 आए ही आए होंगे। यही कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तभी जाके मुझे सम क्या मिल रहा होगा, 6 मिल रहा होगा। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 आया ही आया होगा। तो दूसरा मैं और एक इवेंट लेता हूं, बी क्या हो गया, नंबर 4 हैज appeared at least once।
एटलीस्ट वंस। तो इसमें क्या क्या सैंपल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर है जहां पे 4 आया होगा। जैसे कि अगर हम बोल ले, देखो 1,4, 2,4, 3,4, 5,4, 6,4, ये तो आए ही आए होंगे क्योंकि इसमें 4 है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, यही होगा ना। 1,4 आया है 4 एक बार, 2,4 4 एक बार आया है, 3,4 4 एक बार आया है, 5,4 4 आया है, 6,4 4 है इसमें, 4,1 4,2 इसमें तो 4 है ही है। यही तो सारे आउटकम होंगे। तो बी हमारा ये मिल गया, ये सेट। यहां तक समझ में आया कैसे निकाला गया। चलो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए what is the probability that the number 4 has appeared at least once। मतलब मुझे probability of B चाहिए when A occurred, ये निकालना है। तो इसका मतलब probability of A intersection B divided by probability of A। अब probability of A निकालेंगे तो इसका probability कितना हो जाएगा, probability of A हमारा कितना हो जाएगा, देखो कितना है, 1 2 3 4 5 5 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36 ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, मतलब ए में और बी में कॉमन क्या क्या है, देखो 2,4 कॉमन है और 4,2 कॉमन है, 4,2 मतलब दो चीजें कॉमन है। तो 2/36, तो कॉमन क्या है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 2/36 ये हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यूज डाल दो, 2/36 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 5/36, दैट विल बी इक्वल टू 2/36 इंटू 36/5 कट गया, बचा कितना 2/5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया, चलो इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन करेंगे। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है या कुछ चीजों का दिमाग में होना जरूरी है। क्या यहां पे गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है जो कि गिवन हो गया 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन हो गया 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन हो गया 7/11। और पूछा क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड। ये चीजें हमें निकालनी है। चलो अब इसको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले के याद होना बहुत जरूरी है, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला, ठीक है। और ये हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है और लास्ट क्लास मैंने इसका डिस्कशन भी किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। अब हमें सारा चीजें पता है, इंटरसेक्शन नहीं पता तो फिर निकाल लो, सारा वैल्यूज पता है। ए यूनियन बी का कितना हो गया 7/11 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना हो जाएगा 7/11 इज इक्वल टू 11/11 1 होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस 7/11 विच इज इक्वल टू
4/11 ये होगा या नहीं होगा? ये हमारा आंसर है। कुछ नहीं है, बेसिक अलजेब्रा सॉल्व किया है और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कितना मिला? कहां गया? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी 4/11 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 5/11। तो 11 गेट्स कैंसिल, 4/5 ये मिल गया। वैसे ही बिट सी में क्या गिवन है पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑकर्ड, बी व्हेन ए ऑकर्ड कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कितना हो गया? 4/11 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 6/11, मतलब 11/6। तो कितना हो गया? 4/6, 2/3। ये हमारा आंसर है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूला दिमाग में रखना। ठीक है, चलो समझ में आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलो नेक्स्ट क्लास हम प्रॉपर्टीज बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसी से ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही डिराइव होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और उसी के साथ साथ प्रॉपर्टीज भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक ही क्लास में दोनों निपटाएंगे, प्रॉपर्टीज और कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, दोनों को आराम से करेंगे। लेकिन उससे पहले ये इसको अच्छे से दिमाग में रखना। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।